राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबूराम दास, मेरे साथ हैं भाई राज नारायण जी पंघाल साहब। भाई साहब राम राम। जी राम राम, बाबा जी की जय हो। भाई साहब, हरियाणा के बहुत बड़े जाट नेता ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया। तो हमारी संवेदनाएं चौटाला परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब ये तो जी हो गई फॉर्मेलिटी वाली बात। अब आप ये बताइए, चौटाला साहब तो रहे नहीं, तो क्या चल रहा है सर उनके? जरा चौटाला साहब के निधन के बाद हरियाणा के की राजनीति में कौन सा वैक्यूम पैदा हुआ? वैक्यूम कोई था भी कि नहीं? आगे क्या होगा? चौटाला साहब के परिवार का क्या आगे रुख रहेगा? आज चौटाला साहब का जो पूरा बृहद परिवार है उसकी क्या राजनीति है? चौटाला साहब के जाने के बाद अजय और अभय का क्या रुख रहेगा? जरा इस पे आज आपसे चर्चा करनी है, तो आप ओपनिंग रिमार्क दीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल अजीत जी, सबसे पहले तो मैं इस चर्चा को एक श्रद्धांजलि के रूप में ही देना चाहूंगा। ओम प्रकाश जो कि 1935 में जन्मे थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका गोत्र था सिहाग। और क्योंकि बादल साहब अपने गांव का नाम बादल लगाते थे, तो वो उनके घर आना जाना था, तो उनसे प्रभावित हुए, तो उन्होंने अपने गांव का नाम लगाना शुरू कर दिया। देवीलाल जी ना गांव का नाम लगाते थे, ना ही अपना गोत्र लगाते थे। वो उस दौर की ऐसी ही सामाजिक परिस्थितियां रही होंगी। पर देवीलाल जी बहुत घूमते थे, और जितने भी बड़े किसान होते थे गांव में, तो वहां उनका आना जाना रहता था। उसी सिलसिले में वो मेरे गांव में भी आते जाते थे। मेरा गांव मायना है, जो कि रोहतक के बिल्कुल साथ लगता गांव है, जज्जर रोड पे चलते ही पहला गांव है। तो देवीलाल जी का आना जाना वहां बहुत हुआ। उसके बाद मेरे ताऊ जी उनसे जुड़े थे, तो वो हम उम्र थे उनसे 5-6 साल ही छोटे थे, ओम प्रकाश चौटाला जी से। तो उनकी आपस में अच्छी याराना हो गया, और उनको 1990 में टिकट भी दी, और 2005 तक उनको 3 बार लगातार विधायक बनाया। तो ये मैं छोटा बच्चा था तो ऑब्जर्व करता था। और मेरा जो नाम अभी जो दर्शक देख रहे हैं, राज नारायण, ये नाम उस टाइम राजनारायण प्रभारी होते थे जनता दल के, और जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। और देवीलाल जी यहाँ हरियाणा में मुख्यमंत्री थे, और वो टिकटें बांट रहे थे। तो मेरे दादा ने उस शख्सियत से प्रभावित होकर मेरा नाम राजनारायण रखा, क्योंकि दूसरा मेरा नाम राशि हरियाणा में मेरे को कोई आज तक मिला नहीं है। मेरे गोत्र में तो है ही नहीं कोई। तो उस शिक्षा अवस्था में मैंने उनको नजदीक से देखा। और कहने में तो 5 बार के मुख्यमंत्री है, लेकिन 5 बार के मुख्यमंत्री संख्या में है, लेकिन जो सन 2000 से 2005 तक का जो कार्यकाल था उनका, वो एक इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री के तौर पे था। और उन्होंने जो अपने जीवन में 90 साल का जीवन था, और उसमें 40 के आसपास का उनका जीवन राजनीति का रहा। 1968 में पहला चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे, लेकिन कोर्ट से वो उसको रद्द करवा के जीत के आए। तो उन्होंने एक तो उनके जीवन से जो सीखने की चीज है कि वो दिव्यांग थे, लेकिन उन्होंने कभी भी दिव्यांगता को अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी फील ही नहीं किया कि मैं दिव्यांग हूँ। इस तरह का उदाहरण आपको राजनीति में बहुत कम मिलेगा जी जी, कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा पॉपुलर रहा हो। दूसरा, उन्होंने 89 में 90 में जो महम कांड में जो उनका नाम आया, तो वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब बीबीसी में भी और जितने बड़े मीडिया हब थे, उन सब में उनका नाम, चाहे वो किसी भी रूप में रहा हो, लेकिन उनका नाम बहुत ही चर्चित रहा। तो वहां से मैं मानता हूं 1990 के दौर से मेरे को याद है इंग्लिश का हिंदी का पेपर पढ़ने की उस टाइम आदत ही डाली थी। तो मेहम इन महम, तो ये बहुत वर्ड प्रचलित हुआ, और मैंने भी उस वर्ड को पहली बार ही देखा था। तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, जो भी एपिसोड था हरियाणा के लिए। बड़ा मतलब हमारी छवि अच्छी नहीं गई उस टाइम। अब जो रिपोर्टिंग वगैरह उस टाइम हुई, गलतियां क्या रही क्या नहीं सीबीआई में, वो अब भी शायद चल ही रहा है, उस पर
पता नहीं क्या कुछ हुआ नहीं हुआ। पर उस समय जो में जो एसडीएम होते थे, उनकी ट्रांसफर होके वो भिवानी आ गए थे। तो आप भी उन दिनों भिवानी ही थे। तो चौधरी बलवान सिंह ढिल्लो होते थे एचसीएस। तो उनका इकलौता बेटा था जो 9th क्लास में मेरा क्लासमेट हुआ था। तो हम दोनों एक साथ, हमारा घर भी साथ साथ था। तो 9th और 10th में हम दोनों क्लासमेट रहे। और बलवान सिंह ढिल्लो जी उनके घर में भैंस रखते थे, जहां पे मैंने दूध बांध रखा था, मैं और मेरे फादर रहते थे। तो बलवान सिंह ढिल्लो जी के पास 2 साल लगातार आना जाना, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मेरे गांव में लगातार आना जाना। इस वजह से मैंने उनको बड़ा नजदीक से देखा। एक चीज और उन्होंने की, सरकार आपके द्वार जो उन्होंने जो लेके आए कार्यक्रम, इतने पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने जो अपनी प्रशासनिक क्षमता थी वो दिखाई, और हर एक गांव में वो गए अधिकारियों को लेके जाते थे। तो उस बात को भी गांव के लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और एक हर घर जल योजना जो थी, जो पाइप ले आए, वाटर वर्क्स बनाए। हालांकि कई बार आज कह देते हैं कि गांव में पानी हर घर में नहीं होना चाहिए था। जो गांव की ओरिजिनल जो खूबसूरती है वो बर्बाद हुई है, और पानी की निकासी थी नहीं। गांव इस चीज के लिए नहीं बने हैं कि वहां पे हर घर में पानी पहुंचा दिया जाए। तो कई गांवों में बड़ा उसकी वजह से प्रॉब्लम भी है। लेकिन जहाँ पे जिस साइड से वो आते थे, सिरसा की साइड से, तो वहां पे कितना ही पानी खराब हो जाए गलियों में तो पता नहीं लगता, वो पानी जमीन सोख लेती है। और पहली बार जो मैंने मेरे ट्विटर पे भी जो शोक संदेश जारी किया, उसमें लिखा कि एक ओलंपियन को प्रोत्साहन राशि देने के मामले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को प्रभावित किया था। तो जब कर्णम मल्लेश्वरी मेडल लेके आई वेट लिफ्टिंग में, तो उसने नहीं सोचा था कि उसको कोई प्रोत्साहन राशि मिलेगी या कोई कैश अवार्ड मिलेगा, क्योंकि वो कोई घोषित नहीं था। लेकिन उसको 25 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, अजीत जी। लेकिन उनको नहीं पता था कि आने वाली सरकार इस पॉलिसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देगी, जो कि कांग्रेस सरकार ने, मैं मानता हूं कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने उसको अच्छे से प्रयोग नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा हरियाणा के जो खेल है वो बहुत नीचे आया है। तो लेकिन ऐसी योजनाओं का उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और आगे उसको संभालते वो। लेकिन उस 5 साल के बाद उनको लग रहा था कि वो एक टर्म और लेंगे। लेकिन उनके जो बेटे थे अजय और अभय, उनकी जो वर्किंग थी और उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उस वर्किंग से वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन ग्रामीण लोग चाहते थे कि वो सत्ता में आए। और एक वो जो सामाजिक न्याय के तहत हर जाति के लोगों को वो टिकटें दे देते थे कि जनरल की भले ही सीट हो, लेकिन वहां पे कुम्हार को लड़ाना, धोबी को लड़वाना, नाई को लड़वाना, तो वो ऐसा करते थे। और ऐसे लोगों को टिकट देते थे जिनके पास पैसा नहीं होते, तो इसलिए वो आम जनता से माला के रूप में पैसे लेते थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने आते ही उस बात को पकड़ा कि लोग माला से दुखी हैं, क्योंकि इनके जो दौड़ कपड़िए थे, वो दौड़ कपड़िए जो पहली बार आए थे, वो इनेलो के राज में आए थे, वो इसका मिसयूज करने लगे थे। और इन तक बात पहुंचे, ये जरूरी नहीं है, या पहुंचे तो इन्होंने इग्नोर कर दिया उस बात को, जा तू मन सलाह देगा के, ऐसा करके उन्होंने इग्नोर कर दिया। हो सकता है ना भी पहुंची हो। तो इनके बेटों के आसपास बहुत बड़ा दल जो आज भी है, जिनके खिलाफ लोगों ने एफिडेविट भी दिए कि ये देखो जीजेबीटी भर्ती में इसने 100 की आपको लिस्ट दी तो इसने 100 के 100 पैसे लिए, पुलिस की जो लिस्ट दी है उसमें इसने पैसे दिए, ये अपने एफिडेविट देते हैं। तो वे लोग जिम्मेवार हैं इस बात के लिए कि अब सत्ता में वापसी करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि परिवार भी 2 हिस्सों में आ गया है। और जिस तरीके से दुष्यंत ने भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट किया, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन उसने ऐसा किया। संगठन के तौर पे ओम प्रकाश चौटाला जितनी मेहनत इनके बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत संगठन के मामले में खड़ा करने में उन जैसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और वो क्या करता था, वो जब भाषण देते थे तो स्पीच देके निकल लेते थे। ये घरों में बैठे रहते हैं, ये प्रोग्राम करते रहे, ये स्पीच देने में इतने सक्षम नहीं है। ये
बैठे रहेंगे, लोगों के पास जाएंगे भी, लेकिन उनके कुछ सख्त नियम थे जो मैंने मेरे गांव में भी देखा कि भाई अपना काम किया और आगे निकल लिए, काम किया और आगे निकल लिए, और कोई सिफारिश लेके आता था तो उसकी भी वो थोड़ी बहुत तहकीकात कर लेते थे। तो जाट नेता तो मैं नहीं कहूंगा, वो ग्रामीण परिवेश के नेता थे, और एक धनाढ्य परिवार से आते हुए भी उन्होंने अपनी छवि को एक देहाती के रूप में रखा कि पगड़ी बांधना और धोती कुर्ता बांधना, इसको मैनेज करना बहुत ही टेढ़ा काम है अजीत जी। और मैं जब तिहाड़ जेल में मैं एक बार मिलने गया उनसे, मेरा मन हो गया, मैंने जेलर साहब को मैसेज किया भी मैं आना चाहता हूँ चाय के ऊपर। तो जेलर साहब से तिहाड़ में मैंने चाय पी और मैंने कहा कि भाई चाय तो आपने पिला दी, चौटाला साहब से मिलवा दो। तो जेलर साहब बोले कि ऐसे मतलब पहले उनको बताना पड़ता है और वो फिर तैयार होते हैं, पगड़ी वगड़ी बांधते हैं, बढ़िया कुर्ता धोती पहनते हैं, तब वो मिलते हैं। मतलब इमेज कॉन्शियस जो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो जब मिलेंगे या कहीं स्क्रीन पे आएंगे तो वो बताएंगे कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, ऐसे ही बनियान कुर्ते में नहीं आ सकता। जिस तरह से कांग्रेसी नेता कई बार देखा है कि भूपेंद्र हुड्डा निकर टी शर्ट में पहन के ऐसी सोनिया गांधी के घर चले जाते थे कि मैं तो लॉन्ग टेनिस खेल के आया हूँ। तो इस तरह वो इमेज चाहते थे कि जब मेरे से कोई मिले तो मेरी जो छवि है कि बकायदा अच्छे से ड्रेसअप हूं मैं, और तब मैं आप बात करूंगा। तो मैं पत्रकारिता के दौरान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मिला हूं और मैंने कई बार उनसे सवाल जवाब भी किए हैं, तो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और इस हरियाणा का भी रहा। और उनका वैक्यूम भरने की बात तो वो तो बहुत 2005 में ही वो जा चुका था, वो अब मेरे को नहीं लगता कि वो कोई भरा जाएगा या ऐसा कुछ होगा, और ना ही वो ऐसे हालात रहे हैं। अब हालात भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं और प्रदेश को नई सोच की जरूरत है, एजुकेशन पे बहुत काम करने की जरूरत है, और उनकी जो कैश अवार्ड की पॉलिसी थी उसमें बहुत रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि इस पे कोई कमेटी नहीं बनी है कि कैश अवार्ड खिलाड़ियों को हमारे को मिला है जो उसका यूज उन्होंने कहाँ किया है, मतलब अपने परिवार की दशा सुधारने में किया है, या उसको ब्याज मोटे ब्याज पर रुपया देने में किया है, या बिना रजिस्ट्री के प्लाट लेने में किया है। और जो जमीन जैसे कांग्रेस सरकार ने लोगों किसानों की ली थी, या चौटाला साहब के टाइम भी किसानों की जमीन तो नहीं ली गई लेकिन और जमीन कुछ दी गई थी, तो उस जमीन के बदले में जो पैसा जिन लोगों को मिला वो उस इसका सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए नहीं कर पाए हैं। तो इस बारे में भी वर्तमान सरकार को एक कमेटी जरूर बनानी चाहिए जो किसानों और खिलाड़ियों के इस बारे में एक जो रिपोर्ट है बना के सरकार को दे सके। जी 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 भाई साहब, चलिए ये तो हो गई चौटाला साहब को एक श्रद्धांजलि और उनके पूरे करियर की। मुझे एक बात बताइए, चौटाला साहब 10 साल जेल काट के आए, उन्होंने 3,000 लोगों को नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी, और इसमें ऐसे आरोप थे कि पैसे लेके बांटी, फ्री में कोई नहीं बांटता। पुराने जमाने में लोग फ्री में नौकरी दे दिया करते थे अपने कार्यकर्ताओं को या उनके बच्चों को, पर आम जनता को तो पैसे देके ही मिली है जब मिली है। चलिए, उसमें जेल काटे आए दोनों बाबू बेटा। उस जेल काटने के दौरान ही पार्टी परिवार में विघटन हुआ, परिवार में विघटन हुआ। एक बार एक उम्मीद जगी थी, मेरे जैसे लोगों को तो जगी थी, कि जब ये जेल से वापस आए तो मुझे लगा कि ये दोनों अपने बच्चों को बैठा के और परिवार में एक बड़े बुजुर्ग होने के नाते अपने नाती पोतों में समझौते करा देंगे, बहुओं बेटों को समझा लेंगे। खैर वो नहीं समझा सके, और उन्होंने अपनी पार्टी का सबसे बुरा समय देख के, भाई उनका अपना पोता अपनी विधानसभा सीट पे 5वें नंबर पे चला गया। अब इससे बड़ा दुर्दिन एक दादा चौधरी देवीलाल का बेटा और अपनी पार्टी का दुर्दिन, इससे बड़ा क्या देख के जा सकता था। चलिए, अब तो साहब चले गए। इस परिवार में किसी किस्म के कोई सुधार की गुंजाइश है? और क्या इनेलो जजपा
का पॉलिटिकल री इंसर्जेंस, क्या दोबारा पॉलिटिकल राइज होने की इस परिवार की, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, चौटाला परिवार एज अ होल, कि आप कोई संभावना देखते हैं निकट भविष्य में? देखिए बाबा जी, अगर संभावना हो भी जाएंगी तो जो दुष्यंत का जो कार्यकाल था और जो अजय चौटाला का उस टाइम कार्य करने का तरीका था, तो जो अभय का लड़का है अर्जुन और करण, उनको तो अभी लोगों ने नहीं देखा है, तो इसलिए उन पे तो भरोसा है कि भाई अगर करण और अर्जुन अगर आएंगे तो संगठन एज इट इज है वो दोबारा जुड़ जाएगा। लेकिन दिग्विजय को, दुष्यंत को, अजय को तो वो देख चुके हैं, तो अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस ताकत से नहीं हो पाएंगे कि जो अकेले क्योंकि अभी दो विधायक भी हैं, जो उनका छोटा लड़का है अर्जुन और आदित्य, और आदित्य भी अच्छा है नेचर का, और वो लड़का जो अर्जुन है वो भी अच्छा है, क्योंकि अभी वो पावर में नहीं आए। हालांकि पावर में आएंगे तभी पता लगेगा कि वो हो सकता है दुष्यंत जैसा बिहेव करे या उससे भी खराब करे। लेकिन अभी तक लोगों की उम्मीद है कि जो लोग सोच रहे हैं कि इन बच्चों के साथ अगर संगठन को आगे बढ़ाया जाए और अभय चौटाला जी उन गलतियों को ना करें जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से हुई है उनके रहते हुए, तो लग रहा है कि क्योंकि अभय ज्यादा खेल में हिस्सा लेते थे, खेल की गतिविधियों में ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, तो खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति मैं ये मानता हूं कि वो थोड़ा सा ईमानदार होता है और वो कहीं ना कहीं बात मान लेता है अगर उसको कोई सलाह देगा तो। लेकिन अजय में तो मतलब ही नहीं, अजय का तो जेड़े में भी जाया यार, उनका जो कार्य लोग देख चुके हैं, और उनके बेटे भी, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में उनको इतना सब कुछ मिल गया था, बड़े देवीलाल के परिवार से आके वो बहुत छोटी उम्र में एमपी बन गए और दिल्ली चले गए, तो वो तो समझ ही नहीं पाए इस चीज को कि कई बार हमें त्याग भी करना पड़ता है प्रदेश के भले के लिए, और कई चीजों में हमें बहुत ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, भले ही वो विदेश में पढ़ाए हों, सनावर से पास आउट हों, लेकिन वो चीजें लोग ये कहते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। मुझे एक बात बताइए, हालांकि ये विषय इतना लंबा है कि इसको एक वीडियो में तो नहीं समेटा जा सकता, मैं एक आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जब बीजेपी को दूसरी बार चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला और दुष्यंत, और जो जन भावना थी वो ये थी कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हरियाणा की पब्लिक ने वोट दिया था 2019 में, तो जन भावना का सम्मान न करते हुए, जनादेश का अपमान करते हुए, अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए दुष्यंत ने एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक की, ठीक वही मिस्टेक जो उद्धव ठाकरे ने की थी मुंबई में, महाराष्ट्र में। अगर वो गलती ना करता दुष्यंत और विपक्ष में बैठ लेता, बीजेपी सरकार तो बना लेती कांडा कुंडा योजित निर्दलीय थे नफोड़ के, या हो सकता है इसी के 2 4 5 7 विधायक टूट जाते, वो बेशक टूट जाते, ये विपक्ष में बैठ जाता 5 साल, तो अब आज जजपा कहां होती, और विपक्ष जजपा की राजनीति करके, संघर्ष करके 10 सीटों से 40 सीटों पे जजपा आराम से आ जाती जी। अच्छा, लेकिन वो अब इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि उसका क्या रिजल्ट है। हो सकता है कि वो सरकार ही पूरी ना चलती, क्योंकि 10 सीटें एक साथ आने में तो बिल्कुल सिक्योर होगी ना, तो तोड़ फोड़ हो सकता है पहले ही हो जाती, या इस्तीफा दे देता, भाई मैं तो 10 की 10 सीटों से इस्तीफा देता हूं और अपने नए सिरे से इलेक्शन कराऊं, और जीत गया तो मैं बीजेपी ने समर्थन दूंगा। या इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी ये कहने की कि मैं भाई अगर मैंने 10 सीट दोगे तो मैं बीजेपी ने दूंगा समर्थन, क्योंकि एक स्थायी सरकार चाहिए। लेकिन उस समय
जो जनता के साथ जो धोखा हुआ, तो वो उसको याद रखा जाएगा, उसको कोई नहीं भूलने दिया जाएगा। जो इनलो हो भी ना भूलने दे, क्योंकि उसको भी अपना वोट बैंक बचा के रखना है। तो अब थोड़ा बहुत जो विपक्ष में कुछ रहेगा, वो कांग्रेस और इनेलो का ही रहेगा। जजपा का कोई भी जमानत आने वाले 2-3 योजनाओं में नहीं बचा पाएगा। जी अजीत जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, हुड्डा साहब आज नहीं तो कल, उनकी उम्र के वो इस पड़ाव पे हैं कि वो आज नहीं तो कल उनको रिटायरमेंट लेना आने तो भगवान जी रिटायर कर देंगे। दीपेंद्र में वो ताब है नहीं, तो जाट वोटर तो आज नहीं तो कल कोई नया ठौर ठिकाना ढूंढेगा ना पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिकली जाट इतना ज्यादा मुखर, इतना एक्टिव, इतना हाइपर एक्टिव है, और वो तो समाज को लीड करने वाली कौम है ना, वो किसी के पीछे तो चल नहीं सकती। तो आखिर जाट समुदाय कोई ना कोई नया ठौर ठिकाना तो ढूंढेगा। अच्छा, बीजेपी आउट ऑफ द वे जाके जाटों को अपने में मिलाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। अगर पूरी की पूरी जाट लीडरशिप को बीजेपी अपने में समाहित कर भी ले, तो उसकी 35 जात पे के जो वोट बैंक है वो 74% है। उनका रिस्क वो क्यों लेगी? तो बीजेपी तो कहती जो अपने आप आ जाएगा आ जाएगा, हम नहीं लेने जाएंगे, या हम ऐसी कोई, बीजेपी जाटों की पार्टी बन जाए, बीजेपी का ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं। तो जाट को आखिर कोई ठौर ठिकाना तो चाहिए ना। कल को हुड्डा अगर नहीं रहा तो जाट कांग्रेस में तो नहीं रहेगा। इनेलो जजपा में दम नहीं नजर आ रहा, तो आखिर जाट क्या करेंगे? कोई नई पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस में पड़े रहेंगे, दीपेंद्र की लीडरशिप को ही स्वीकार कर लेंगे। आखिर जाटों का भविष्य क्या है, राजनीतिक भविष्य अगले 5 से 10 सालों में? जी अजीत जी, अभी तो हर कोई परिशमन का इंतजार कर रहा है 2026 में जो होना है, और इस इलेक्शन से भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस से इनका मोह भंग हो चुका है। जो दुष्यंत के साथ बनी थी वैचारिक रूप से, वो भूपेंद्र और दीपेंद्र के साथ बन चुकी है। ये आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। अभी ये निकल नहीं रहे इतना, ये लोगों के बीच इतना जा नहीं रहे, ये हो चुका है। मतलब जब आप जाओगे ना, कभी किसी को फोन करोगे तो बता देगा कि सरकार आ गई थी, ये केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार का नाश कर दिया। तो अब इन पे दोबारा किसी भी सूरत में जो टिकटर थे, जिनको टिकट लेनी है, वो लोग इनके नजदीक जाएंगे। बाकी आम आदमी संगठन के तौर पर जो चश्मे का निशान है, जिसके 2 विधायक हैं, वो उसकी तरफ देखेगा कि वो कितना हरियाणा में घूमते हैं, किस हिसाब से अपना संगठन बनाते हैं। उन्होंने भी अभी संगठन नहीं बना रखा है अपना, तो वो भी परिशमन का इंतजार कर रहे हैं। और उनमें कितनी मतलब इच्छा है कि ओम प्रकाश चौटाला जी का कुछ गुण आया है नहीं आया है, उनमें अभी अभी अब के पास अभी टाइम है, तो वो कितना अपने आप को हरियाणा में घुमा पाते हैं, कितना लोगों के बीच जा पाते। जाना जाना है सिर्फ 3 साल, 26 से लेकर 29 तक। तो वो अभी उनका जो सर्कल है, अभी चौटाला जी का जो कोर कमेटी है, जिनसे वो मोटिवेशन लेते हैं या जिनसे सलाह करते हैं, और उनकी सलाह की टीम में कौन कौन है, उनके मेंटल लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से अभय चौटाला को गाइड करते हैं, कैसे रणनीतियां बनाते हैं। तो ये आने वाले, मैं मानता हूं कि हम परिशमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर काम होगा। जी जी जी। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, परिसीमन के मोहताज भाई, एक आदमी जिसको संगठन बनाना है, जिसको जनता में अपनी इमेज बनानी है, जनता के बीच में काम कर रहा है, वो परिसीमन का इंतजार क्यों कर रहा है? अच्छा, एक मिनट, अभय से तो इतनी उम्मीद है नहीं, पर जो अभय के परिवार के जो बाकी बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आई है, जो दुष्यंत और दिग्विजय के जो भाई हैं, कजन्स, अब तो सारा दारोमदार उन पे आके टिक गया ना। तो वो परिसीमन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उनको तो आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए अपना। भाई, आपको याद होगा 2017-18 में दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की क्या शानदार इमेज थे हरियाणा के यूथ में, आपको याद होगी कितने बिल्कुल। पॉपुलर थे ये दोनों भाई हम्म। हैं।
और दुष्यंत चौटाला जो था वो ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी के राजनीतिक विरासत का असली हकदार बन के उभर रहा था। वो तो एक गलती कि सरकार को समर्थन देना और सरकार में शामिल हो जाना, एक ऐसी सरकार जो कि जनादेश हार चुकी थी। तो अब है चौटाला के बच्चे, उन पे कहने का मतलब है अब आगे इनेलो की पूरी जो जिम्मेवारी है, दायित्व है, ये इन दोनों भाइयों पे आके टिक गया। अगर ये दोनों भाई मेहनत कर गए अगले 5 साल, तो आपका ये सोचना है कि इनेलो को फिर से खड़ा किया जा सकता है? मतलब मेन विपक्ष रहेगा, कांग्रेस तो नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। मतलब सरकार तो परिशमन तो जो होगा वो सरकार का होगा, तो सरकार अपने हिसाब से परिशमन बनाएगी और उस परिशमन के हिसाब से वो उतनी सीटों पे बिल्कुल ध्यान रखेगी जो सरकार बनाने में फिर से कामयाब हो। तो नायब जी मेरे को लग रहा है कि 29 में एक बार फिर से पक्का सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये परिशमन तो भूपेंद्र हुड्डा का था, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने हिसाब से बनाया था। तो परिशमन का फायदा तो होता ही है, एक बार तो होगा ही होगा। उसको थोड़ा समझने में दूसरी पार्टियों को बहुत टाइम लगता है। बीजेपी को तो पता ही है कि क्या होगा, तो ये तो अभी से उसमें काम करना शुरू कर देंगे। और वो अभी कि हल्का अध्यक्ष बनाए तो वो फिर 26 के बाद नए हल्के अध्यक्ष बनाने पड़ेंगे। दूसरा, इन लोगों के पास अभी ये कांग्रेस वाले धीरे धीरे अभी जाना शुरू होंगे। अब ओम प्रकाश जी के माध्यम से भी उनकी जो दुख प्रकट करने जाएंगे तो नेता अब लोग मिलेंगे धीरे धीरे, अब ऐसे ज्यादा मिलेंगे और वो वेट करेंगे कि अब कितना घर से निकलते हैं और कितना उनकी टीम है जो टेलीफोनिकली बुला बुला के कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोगों को 4-5 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको बुला लिया, भाई आज वो चाय पियेंगे। मैं हरियाणा में घूमना जरूरी नहीं है, आप एक जगह बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हो, लेकिन ये काम तब होगा जब अच्छे आइडिया वाली आपकी एक टीम हो, और ये किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर आपको टाइम देना पड़ेगा। और प्रदेश की अगर वाकई में आप सोचते हैं कि प्रदेश को एक अच्छा मजबूत चाहिए, खासकर जाटों को और किसानों को, तो आज उनका कोई वाली वारिस नहीं है और भूपेंद्र हुड्डा से पूरी तरीके से पीड़ित है, पीड़ित। आने वाले टाइम में तो देखते क्या रहेगा जी। चलिए राजनाथ सर, आपने समय दिया और बड़ी अच्छी चर्चा हुई। आपसे इसी तरह विचार विमर्श करते रहेंगे सर, और किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। थैंक यू सर।